अब देखो तो, अब वीडियो आ गया है। देखो, तो कल मैंने आपको बताया था कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखोगे यहाँ पे, और इधर से आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे शिफ्टेड दिखाई देगा। रे डायग्राम वगैरह हम बनाए थे, दोबारा हम नहीं बनवा रहे हैं। इसका नाम रखा था हमने अपरेंट डेप्थ, और ये था अपना रियल डेप्थ। एक बात समझ में आता है कि जो शिफ्ट आएगा वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि जो अपरेंट डेप्थ होगा, दैट विल बी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू आर। और म्यू आर का मतलब समझाए थे म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर। तब यहाँ पे हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन। देखो, बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे कहते हैं सर एक बात बताओ, म्यू आर से डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है? भाई ऑब्वियस सी बात है, जब अपरेंट डेप्थ की वैल्यू रियल डेप्थ से कम होनी है तो म्यू आर से डिवाइड करोगे। ये लास्ट क्लास में हम समझाए थे, ठीक है ना। आओ थोड़ा सा एक डेरिवेशन और कर लेते हैं साथ में। नीचे लिखो केस टू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, when object is in rarer medium and observer is in denser medium। अब उल्टा कहानी है। when object is in rarer medium and observer is in denser medium। लाइट ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। ये कैमरा जो है ना, इसको कम कैसे करे लाइट को? लाइट तो कम होने से रहा। अब चलो फिर भी एक बार देखता हूँ, रुको। चलो देखते हैं, रुको थोड़ी देर रुक जाओ। देखो, कह रहा है कि इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो रेरर मीडियम में है और ऑब्जर्वर हमारे डेंसर मीडियम में है। तो आओ फिर से डेरिवेशन करते हैं। जैसे ये हमारा डेंसर मीडियम है, और याद करो मैंने बोला था डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा म्यू टू लेंगे, ठीक है। और इस बार हमारा जो ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जेक्ट है, वो इधर कहीं पे है। इधर कहीं पे ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उसको, वो इधर है। तो हम देखना चाहते हैं इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और म्यू टू की वैल्यू म्यू वन से ज़्यादा है। तो फिर से हम एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, देखते हैं क्या आता है नहीं आता है। देखो ध्यान से, तो याद करो मैंने बताया था कि जब भी आपको इमेज बनाना है तो आपको कम से कम दो रेस चाहिए होंगी। एक रे तो हम यही ले लेते हैं। मान लो लाइट रे ऐसे आया तो एकदम स्ट्रेट चला जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू अगर जीरो है तो आर की वैल्यू भी जीरो होना होगा, तो एकदम सीधा निकल गया। लेकिन अगर एक दूसरा लाइट रे पकड़े जो किसी एंगल पे आके यहाँ पे फॉल कर रहा है,
याद करो कल मैंने बताया था whenever light moves from rarer to denser क्या होगा, जल्दी बोलो। अरे अब आवाज आ रही है क्या? तो मुझे बताओ, हम कह रहे हैं कि रे डायग्राम अगर ऐसे आया और लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गया तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आँख को लगेगा कि बेसिकली लाइट रे यहाँ से आ रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। मुझे बताओ यहाँ जो एपरेंट डेप्थ आ रहा है वो रियल डेप्थ से ज़्यादा है या कम? ठीक है, तो आओ देखते हैं कि कैसे डेरिवेशन करेंगे दोबारा। कल बताए थे डेरिवेशन, फिर एक बार देखो। हमने ये माना है कि ये वाला एंगल है आई और ये वाला नॉर्मल के साथ एंगल है आर। ये वाला अगर आई है तो ये वाला भी आई होगा, और ये वाला अगर आर है तो ये वाला भी आर होगा। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यानी म्यू वन साइन आई इज म्यू टू साइन आर। कल याद करो बताए थे कि आंख का साइज बहुत छोटा होता है। आंख का साइज अगर बहुत छोटा होना है और रिफ्रैक्टेड रे को अगर आई के ऊपर फॉल करना है तो आई और आर की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। और आई और आर अगर बहुत छोटे हैं तो साइन आई और टेन आई आपस में इक्वल होंगे। जहाँ जहाँ साइन आई आ रहा है हम वहाँ पे लिख देंगे टेन आई, जहाँ जहाँ साइन आर आ रहा है वहाँ लिख देंगे टेन आर। अब इनका नेमिंग कर लेते हैं, आ जाओ। ध्यान से देखो, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो टेन आई आएगा, टेन आई की वैल्यू होगी ए बी बाई ए ओ, और जो टेन आर आएगा वो आएगा ए बी बाई ए आई। ए बी कैंसल आउट कर दो और ए आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ए आई आ जाएगा ए ओ मल्टीप्लाइड बाई म्यू टू बाई म्यू वन। और याद करो हम हमेशा कहते हैं कि म्यू टू बाई म्यू वन इज म्यू आर। और ए आई क्या है? ए आई क्या है जल्दी बताओ।
AI is apparent depth, mu r, और AO is real depth. एकदम आसान चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या करना है आपको, देखना है कि ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है, एपरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ से कम होना है, तो एपरेंट डेप्थ मस्ट बी इक्वल टू रियल डेप्थ बाई म्यू आर, और म्यू आर का मतलब म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर। ठीक वैसे ही जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, तो समझ में आता है कि जो एपरेंट डेप्थ होगा वो रियल डेप्थ से ज़्यादा होगा। तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई म्यू आर, तो म्यू आर का मतलब वही म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर। अरे बोलो, डेरिवेशन क्लियर है दोनों? चलो, एकदम सिंपल सी बात बताए हैं, ढंग से इस्तेमाल करो। दो दो लाइन का क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। चलो आओ, एक क्वेश्चन कराते हैं आपको पहले। देखो, जैसे इधर एक फिश है और उसका ये वाला डेप्थ ले लो, कुछ 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, पानी में है ये। और इधर एक बर्ड है, और बर्ड का हाइट यहाँ से कुछ 10 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, इधर हवा है और इधर पानी है, यानी इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया। ये अपना बर्ड है और ये अपना फिश है। तो आप बताओ, मछली को बर्ड कहाँ दिखाई पड़ना है? मछली को बर्ड, और अगले पार्ट में बर्ड को मछली कहाँ दिखाई पड़ना है? फाइंड करके दिखाओ। लोकेशन ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बाय द बर्ड, और अगले पार्ट में लोकेशन ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व बाय द फिश। एकदम एक एक लाइन में आंसर आना चाहिए, कोई लंबा कैलकुलेशन है ही नहीं। जल्दी से बता दो। कौन ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जर्वर है, देखो फॉर्मूला डालो। पहला हम करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। बर्ड के हिसाब से फिश का लोकेशन। नहीं, मतलब पूरा डिस्टेंस बताओ दोनों के बीच का। देखो, समझ में आ रहा है कि अगर हम फिश की बात कर रहे हैं, मतलब फिश हमारा अभी ऑब्जेक्ट है और बर्ड है ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। यानी एक बात समझ में आ रहा है कि जो एपरेंट डेप्थ आएगा वो रियल डेप्थ से कम होगा, और रियल डेप्थ से कम होगा इसका मतलब ये होगा इतना डिवाइडेड बाई म्यू आर, और म्यू आर हमारा 4/3 हो जाना है, यानी ये 9 आ गया। यानी फिश का इमेज यहाँ से 9 सेंटीमीटर नीचे और वो खुद 10 सेंटीमीटर ऊपर है,
इसका मतलब बर्ड को लगेगा कि मछली उससे 19 सेंटीमीटर दूर है। बोल। अब अगला, पोजीशन ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश। यानी अब बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जर्वर। यानी ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। जल्दी से आंसर करो। समझ में आ रहा है कि इस बार जो एपरेंट डेप्थ आना है वो रियल डेप्थ से ज्यादा आना है, तो हम लिखेंगे एपरेंट डेप्थ इज 10 मल्टीप्लाइड बाई म्यू आर और म्यू आर इज 4/3, यानी आ गया 40/3। इमेज नजर आ रहा है उसको यहां से 40/3 पे, यहां से डिस्टेंस हो जाएगा 40/3 प्लस 12, यानी आंसर आ जाएगा 76/3। और बोलो, बात क्लियर है क्या ये? अभी एकदम मैंने सबसे आसान क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना? अब धीरे धीरे हम इसको मुश्किल करेंगे। देखो अब क्या किया है। अब मैंने ये किया है कि पहले एक मीडियम यहां डाल दिए, ठीक है? मान लो कि मीडियम ये डाल दिया, ये एक मीडियम है। और ये भी एक मीडियम है। ठीक है, ये भी एक मीडियम है। और मान लो ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। और इधर भी एक मीडियम है। देखो, तो ये भी एक अपना मीडियम है, ऐसा। अब मैंने क्या किया है, सुनो। ये है एयर, ये है वाटर, वाटर हम चले, ये एयर है, ये ग्लास है, और ये है पानी। तो मछली है जल की रानी। पूरा, बस अभी तो तुम लोग को ये मछली कम फाइटर प्लेन ज्यादा लग रहा होगा। और हमने क्या किया है, इधर एक ऑब्जर्वर को लगा दिए हैं, ठीक है? ये डिस्टेंस अपना दे रखा है, मान लो ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही ये अपना दे रखा है, सपोज करो ये है 20 सेंटीमीटर। और ये अपना दे रखा है, मान लो 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही है सबका, तो कहते हैं बताओ, ऑब्जर्वर को फिश कहाँ पे दिखाई देगा?
और फिश को ऑब्जर्वर कहाँ दिखाई देगा? तो एक हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम होता है, थोड़ा हम आपको एक करके दिखाते हैं, एक बार ढंग से समझना आप पहले एक बार। समझ गए तो फिर कितना भी बड़ा मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप बड़ा आराम से कर दोगे, कुछ नहीं है फिर। देखो इधर, तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है हमारा फिश, और ऑब्जर्वर तो जो है वो है। तो हम निकालने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर। ध्यान से देखिएगा जरा, ये आप समझ गए तो समझो सब ऑप्टिक्स समझ गए, ये ना मल्टीपल कहानी होनी है, तो आओ जरा ढंग से समझते हैं। पहले क्या होगा, लाइट रे जब आएगा तो लाइट रे का सबसे पहला होना है रिफ्रैक्शन। वो भी कौन? पानी और ग्लास। सबसे पहला होने वाला है रिफ्रैक्शन, वो भी पानी ग्लास। तो पानी ग्लास रिफ्रैक्शन कराते हैं, आ जाओ क्या होगा इसका मतलब, पानी और ग्लास रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। तो पहले हम इन दोनों का म्यू आर निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि इन दोनों का म्यू आर होगा म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर, यानी कि 2/2/4/3, यानी ये 9/8 आ जाएगा। और चूंकि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर हमारा डेंसर मीडियम में है, तो एक बात कंफर्म है कि जो एपरेंट डेप्थ आएगा वो रियल डेप्थ से ज्यादा होगा। वैसे भी यहाँ समझ में आ रहा है कि जब लाइट रे यहाँ से जाएगा तो लाइट रे जा रहा है रेयर से डेंसर में, तो वो मुड़ जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि लाइट बेसिकली यहाँ से आ रहा है। आप देख सकते हो कि एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज्यादा है भी। वैसे कितना है, एक बार में समझ में आ रहा है कि ये वाला डिस्टेंस जो अपने को नजर आएगा, वो नजर आएगा 15 × 9/8। बोल सही है क्या ये बात? जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये बात सही लग रहा है नहीं लग रहा है, देख लो। अरे ये स्टेप में किसी को दिक्कत है तो बता दो। चलो अब सुनो, अब क्या होगा। अब जब लाइट जाएगा यहाँ पे, मतलब अब होगा ग्लास एयर रिफ्रैक्शन, अब पानी का कोई रोल है ही नहीं, पानी को भूल जाओ। अब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो ग्लास और हवा का हो रहा है। ध्यान से सुनो क्या होगा, यानी जब इस रिफ्रैक्शन की बारी आएगी ग्लास और एयर, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट रे ग्लास से हवा में जा रहा है। और इस केस में लाइट चूंकि ग्लास से हवा में जा रहा है, तो आप ये मान पाओगे कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। और इस बार जो रियल डेप्थ का काम है वो करेगा 20 + 15 × 9/8। यानी इस आदमी को लगेगा कि जो इमेज है वो कहाँ पे है। तो पहले इन दोनों का म्यू आर निकाल लो। तो इन दोनों का म्यू आर जो है समझ में आ रहा है कि 3/2 ही रहने वाला है, क्योंकि हवा है ये। और चूंकि लाइट रे जा रहा है डेंसर टू रेयर, इसका मतलब इस बार जो एपरेंट डेप्थ आएगा वो रियल डेप्थ से कम होगा। तो आप लिखेंगे कि जो एपरेंट डेप्थ है वो हो जाएगा रियल डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब हो गया 15, यानी 135/8 + 20 ÷ 3/2। हाँ, लेकिन ये जो एपरेंट डेप्थ आया होगा ना वो यहाँ से आया होगा। पिछली बार यहाँ से आया था, अभी यहाँ से आ रहा है।
तो अगर आपको फिश का पोजीशन निकालना है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो इस आंसर में और 10 सेंटीमीटर ऐड कर दो। बोलो मेरी बात समझ पाए कि नहीं पाए, जल्दी बताओ पहले। कहने का मतलब है कि जब पानी ग्लास रिफ्रैक्शन होगा तो हवा का कोई रोल नहीं है। आपको मानना है इधर पानी है इधर ग्लास है। जब ग्लास हवा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपको मानना है कि इधर ग्लास है उधर पानी है। बोलो क्लियर है क्या? चलो एक काम करते हैं, अब उल्टा करते हैं। आप बताते जाना, ठीक है ना? अब हम पूछेंगे, आप एक एक करके बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है ये। अगले में हम करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर एज सीन बाय द फिश। ठीक है, आओ देखते हैं। चलो हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए अलग कलर में डायग्राम बना लेते हैं, दिख जाए। तो लाइट रे जब यहां से निकलेगा, समझ में आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। तो मुझे बताओ, हवा ग्लास रिफ्रैक्शन के बाद इस आंख का इमेज कहाँ नजर आएगा? जल्दी बताओ। अच्छे से कैलकुलेशन करके बताओ। हवा ग्लास रिफ्रैक्शन के बाद ये आंख का इमेज अपने को कहाँ दिखाई देगा? ध्यान देने वाली बात है, ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। तो समझ में आ रहा है कि अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज्यादा होने वाला है। तो आंसर हो जाएगा 10 × 3/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अरे बोलो। यानी इस आंख का इमेज आपको यहां से 15 सेंटीमीटर दूर दिखेगा। कैसा? अब जब लाइट आगे बढ़ के जाएगा ग्लास और हवा वाले रिफ्रैक्शन के लिए, तो आपको लगेगा कि लाइट बेसिकली यहां से आ रहा है, लेकिन यहां पे मीडियम आप हवा नहीं ग्लास मानोगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लास और पानी। स्नेल्स लॉ जब भी लगाओगे तो स्नेल्स लॉ तो ग्लास और पानी के लिए लगाओ, ग्लास और वाटर के लिए लगाओगे, हवा के लिए थोड़ी लगाओगे। अब मुझे बताओ, ग्लास वाटर रिफ्रैक्शन के बाद इस आंख का इमेज जो यहां बना था वो यहां से कितने दूर दिखाई देगा? नहीं, अभी कहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, देख ना, अभी तो सिर्फ लाइट यहाँ फॉल किया है। और आप जो एपरेंट डेप्थ लोगे 20 और ये 15 यानी 35 हो गया। और लाइट रे जा रहा है डेंसर से रेरर। भाई आंख पे रिफ्रैक्शन के बाद आंख पे फॉल करेगा तब तो इमेज बनेगा। आप लिखेंगे चूंकि लाइट रे जा रहा है डेंसर से रेरर, और म्यू रिलेटिव का काम करेगा 9/8, और एपरेंट डेप्थ का काम कर रहा है 35, सॉरी रियल डेप्थ का काम कर रहा है 35। तो एपरेंट डेप्थ जो इस केस में आएगा वो आएगा 35। कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट अभी हमारा डेंसर मीडियम में है, कि लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, 35 डिवाइडेड बाई 9/8 आ जाएगा। बोलो। यानी हाँ, ग्लास पानी रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां से इमेज इतने दूरी पे बनेगा। तो मछली के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन कैसे निकालोगे? अरे बोलो क्लियर हुआ क्या?
किसी को कोई डाउट है बड़े आराम से पूछ लो, फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी को जोड़ जोड़ के चीजों को हम बहुत बड़ा बना देंगे ऑप्टिक्स में। अरे किसी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। नहीं मन देखना, लाइट इज, इस केस में लाइट जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो आप मानोगे इधर पूरा का पूरा ग्लास है और इधर पूरा का पूरा पानी है, यानी ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। तो मैंने बोला था ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में रहता है तो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम आता है, तो डिवाइड करते हैं। हाँ जी बोल। अरे आज तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। कह रहा है कि रिपीट कर दो, ध्यान से सुनो फिर से। लाइट रे यहां से चला तो पहला रिफ्रैक्शन होगा हवा और ग्लास का। रिफ्रैक्शन के बाद समझ में आ रहा है रेयर से डेंसर में जा रहा है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा तो समझ में आ रहा है पीछे एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा इधर के आदमी को कि लाइट रे यहाँ से आ रहा है। वैसे भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में रखा हुआ है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में। तो इस बार जो एपरेंट डेप्थ आएगा वो रियल डेप्थ से ज्यादा आएगा। रियल डेप्थ हमारा 10 का है और इन दोनों का म्यू आर 3/2 का है। तो पहले रिफ्रैक्शन के बाद इमेज यहां से 15 सेंटीमीटर पे बन गया। लेकिन लाइट रे यार रुका थोड़ी, लाइट रे आगे बढ़ा। और लाइट रे आगे बढ़ा तो फिर से उसका होगा ग्लास और पानी वाला रिफ्रैक्शन। ग्लास पानी रिफ्रैक्शन अगर होगा इसका मतलब लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और मैंने अभी बोला है कि जब यहाँ रिफ्रैक्शन कराते हैं तो मानते हैं कि इधर सारा हवा है इधर सारा ग्लास है। जब यहाँ कराएंगे तो मानेंगे इधर सारा ग्लास है उधर सारा का सारा पानी है। यानी ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है डेंसर मीडियम में यानी ग्लास में, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। और इस केस में जो एपरेंट डेप्थ का काम करेगा, इस वाले सरफेस को लग रहा है कि लाइट बेसिकली यहाँ से आ रहा है। तो इस बार जो रियल डेप्थ का काम करेगा वो 20 और ये 15 35। और लाइट ट्रैवल कर रहा है ग्लास टू वाटर तो इसका म्यू आर इतना हो गया। यानी ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है तो एपरेंट डेप्थ जो आएगा वो रियल डेप्थ से कम आएगा। रियल डेप्थ का काम कर रहा था 35 और म्यू आर है 9/8 तो उससे डिवाइड कर दिए। यानी ग्लास पानी रिफ्रैक्शन के बाद इमेज इधर कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये पूरा डिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 35 × 8/9। मछली के रेस्पेक्ट में लोकेशन निकालना है तो और 15 सेंटीमीटर ऐड कर दो। तो बोलो क्लियर हुआ क्या ये? क्लियर अगर हो गया है तो पता तो ऐसे चलेगा जब हम एक क्वेश्चन देंगे और आप करके दिखाओगे। चलो आओ देखते हैं कौन कौन करता है। अच्छे से देखते हैं, आ जाओ। के लिए मैंने क्या किया है, जैसे इधर है पानी और बी कर देते हैं हवा। है ना, बीच में हवा डाल दिए हैं और उधर कर देंगे ग्लास। पानी में एक है मछली और ये पानी है मतलब वाटर हो गया। ये अपना एयर हो गया और ये अपना ग्लास हो गया। यहाँ हम लगा दिए हैं ऑब्जर्वर। अब डिस्टेंस वगैरह मार्क कर रहे हैं देख लो। तो
इसको कर देते हैं 15 सेंटीमीटर कर देते हैं। इसको 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो रैंडमली अपने मर्जी से कुछ भी लिख देंगे। और ये वाला को 30 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है। तो वही दो क्वेश्चन है जो बार बार हम पूछते हैं। लोकेशन ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, और दूसरा लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर एज ऑब्जर्व बाय द फिश। चलो फटाफट ट्राई करो। लोकेशन ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, और दूसरे में लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर एज ऑब्जर्व बाय द फिश। फटाफट ट्राई करो। क्या आ रहा है बताओ मुझे। पहले करना लोकेशन ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। क्या आ रहा है बताओ। एकदम सीधा फाइनल आंसर बताना। चलो कुणाल का आंसर आया, और देखें किसका क्या आंसर आ रहा है। कुणाल का और दैविक आंसर दोनों अलग अलग है, सेम लग रहा है, अलग अलग है। 495/8 वो 495/8 दैविक वही आ रहा है क्या, कुछ अलग है।
अरे ये जो 495/8 है वो क्या 65.6? दैविक तेरा वही आ रहा है, कुछ और है देख। जिसका पहला हो गया है वो दूसरा करे। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट मानते हुए फिश को ऑब्जर्वर बना के लोकेशन पता करो। पहला वैसे हम बता देते हैं, देखो। पहले तो एक काम करते हैं कि मीवार मीवार पहले ही खेल लेते हैं, वरना बाद में निकालना पड़ेगा हमको। इन दोनों का मीवार तो हो जाना है सीधा 4/3, और इन दोनों का मीवार हो जाना है 3/2। समझ में आ रहा है कि लाइट रे जब पहली बार यहाँ से निकला होगा, लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो समझ में आ रहा है कि ऐसे जाएगा तो लगेगा कि लाइट रे ऐसे आ रहा है, मतलब एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम होगा, यानी एपरेंट डेप्थ विल बी रियल डेप्थ बाई म्यू आर। तो आंसर कितना आ गया? पर गलत डेटा दे दिया है। तो पहले रिफ्रैक्शन से इमेज इतना दूर बन जाएगा। लाइट रे जाके जब यहाँ पे फॉल करेगा, मतलब हवा और ग्लास का रिफ्रैक्शन होगा, तो लगेगा कि लाइट रे बेसिकली यहाँ से आ रहा है। और जो कि हवा ग्लास रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, तो इस बार जो अपरेंट डेप्थ आएगा वो रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई म्यू आएगा। और रियल डेप्थ का काम जो करेगा वो करेगा 45/4 + 10, और इसमें और 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कुल मिला के कितना हो गया? 85 × 3/8। ये डिस्टेंस लेकिन यहां से आया है, ध्यान रखे। तो अगर आपको आंख से डिस्टेंस निकालना है तो उसमें और 30 आप ऐड करोगे, यानी 85 × 3/8 + 30, लगभग कितना हो गया ये? 240 और 255, 40 255 यानी 495। भाई देख लो, पहला पार्ट का तो आंसर यही आ रहा है। अब दूसरे पार्ट का भी आंसर कई बच्चे निकाल लिए हैं, तो आओ एक बार हम समझाते हैं। दूसरे पार्ट में समझ में आ रहा है कि लाइट रे जैसे यहाँ से यहाँ आएगा, चूंकि लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, समझ में आ रहा है कि नॉर्मल से दूर भागेगा। पीछे एक्सटेंड करोगे तो लगेगा लाइट इधर कहीं से आ रहा है, मतलब अपरेंट डेप्थ जो होगा वो रियल डेप्थ से कम ही होने वाला है। तो रियल डेप्थ अपना 30 है और म्यू आर अपना 3/2 है, तो डिवाइड कर दो तो निकल आया 20। यानी पहले रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रहा होगा। तो बोलो। अब जब 20 सेंटीमीटर यहाँ पे बन रहा होगा, तो लाइट जब आगे बढ़ेगा हवा और पानी वाले रिफ्रैक्शन के लिए, तो लाइट को लगेगा कि इस मीडियम को लगेगा कि लाइट बेसिकली यहाँ से 30 सेंटीमीटर पीछे से आ रहा है। एंड लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, यानी इस बार जो अपरेंट डेप्थ आएगा वो रियल डेप्थ से ज्यादा होगा। यानी आंसर हो जाएगा 30 × 4/3, यानी ये हो गया 10, यानी 40 हो गया, यानी 40 सेंटीमीटर यहाँ से, और ये 15 और उसमें जोड़ दो तो 55 हो गया। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक और पहले एक, चलो एक बात पूछते हैं पहले आपसे। देखो तो जरा, मान लो एक मिनट
बताना अच्छे से। जैसे ये है, और हमने क्या किया है, यहाँ भर दिया है पानी। हमने यहाँ पानी भर दिया है, और ये एक अपना नॉर्मल डाल दिए हैं। मुझे एक बात बताओ, एक 1 रुपी कॉइन यहाँ पे है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है समझो आप। ये अपना पानी है, और ये अपना ग्लास है। ये है म्यू वाटर, ये है म्यू ग्लास, और ऑब्जर्वर यहाँ लगा पड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, लाइट रे का पहला रिफ्रैक्शन कौन सा लोगे आप? सबसे पहले लाइट रे का कौन सा रिफ्रैक्शन लोगे? हवा पानी या पानी ग्लास? हाँ, पानी ग्लास लेंगे। यानी सुनो मेरी बात सुनो, अब आपको ना समझ में आने लगा होगा। यानी पहला रिफ्रैक्शन होगा पानी ग्लास। पानी ग्लास से जो इमेज बनेगा वो दूसरे के लिए फिर ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि पहला होगा पानी ग्लास, तो दूसरा क्या होगा? ग्लास हवा। और तीसरा क्या होगा? हाँ ऑब्वियसली, अब क्या होगा यार, अब तो हवा में है, हवा हवा थोड़ा ही होगा। तो हवा हवा होगा तो सब हवा हवाई हो जाएगा। है ना? चलो, इसको करके दिखाओ मुझे। डेटा ले लो, हम डेटा दे रहे हैं आपको। ये ले लो आप, चलो 10-10 दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और एक ये वाला भी ले ही लो, चलो। कह रहा है, बताओ ये कॉइन ऑब्जर्वर से कितना दूर अपने को दिखाई पड़ेगा। चलो शुरू हो जाओ। फाइनल आंसर बताने का है। कुछ नहीं है, यही ऑप्टिक्स है। एक से इमेज बनेगा, दूसरे का ऑब्जेक्ट, ये कहानी चलता रहेगा। जितनी ज्यादा बार ये बात आप लगा पाए, समझना उतना अच्छा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये। बताओ जरा। कॉइन का फाइनल इमेज ऑब्जर्वर से कितना दूर बनेगा? 45/6। देखते हैं, बाकी भी ट्राई कर लो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी।
चलो, बस 6 बच्चों का ये आंसर है। अरे बाकी सन्नाटे में गए। चलो देखो, जाते हैं। तो समझ में आ रहा है अपने को कि लाइट रे निकलेगा तो सबसे पहला रिफ्रैक्शन होने वाला है पानी ग्लास। लाइट रे जा रहा है रेयर से डेंसर, ऐसे मुड़ेगा। पीछे एक्सटेंड करोगे इसका इमेज नीचे दिखाई पड़ेगा, मतलब अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज़्यादा होगा। तो आप पहले इन दोनों का म्यू निकाल लो। याद हो गया, इसका म्यू जो है 9/8 आएगा, और इन दोनों का म्यू जो है वो 3/2 आएगा। समझ में आ रहा है कि पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगा वो बनेगा 10 × 9/8 पे, यानी कि 90/8 आ जाएगा। फिर लाइट रे जब आगे बढ़ के यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने को आएगा तो इस सरफेस को लगेगा कि लाइट बेसिकली यहाँ से आ रहा है, और ये डिस्टेंस अभी हमने निकाला है 90/8। एंड लाइट इज नाउ ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। इसका मतलब जो अपरेंट डेप्थ आएगा वो रियल डेप्थ से कम होगा, और रियल डेप्थ का काम करेगा 90/8 +10 /3/2, यानी ये अपना हो जाएगा 170/8/3/2। कितना हो गया ये? यानी 170/12, और उसमें फर्दर और 10 ऐड कर दो तो कितना आएगा देख जरा। काट लिए हो क्या इसको? तो ये 85 हो गया ना, 6 हो गया। 85 और 60 हो गया 145/6। चलो ठीक है, अब ये बात समझ में आपको आ गया है। एक काम करते हैं, एक रिजल्ट बना ही लेते हैं यहाँ पे। वैसे आप खुद बना लोगे, मेरा कोई रोल है नहीं उसमें, लेकिन चलो आओ एक रिजल्ट बना ही लेते हैं। ये आगे आपको काम आएगा। देखो ऑप्टिक्स में एक बात ध्यान रखो, जो जो बातें पढ़ते जा रहे हो ना, प्रॉब्लम में सब एक साथ जुड़ जाएगा, तभी अच्छा ऑप्टिक्स बनता है। जैसे जैसे मान लो ये एक स्लैब है, ठीक है। ये एक स्लैब है, और इधर हवा है, और इधर भी हवा है, और ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसका थिकनेस है टी। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, क्या ना। ये डिस्टेंस का वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कुछ, तो हम इस डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। आंसर उससे इंडिपेंडेंट आएगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। मैंने इसका नाम एक्स कर दिया। तो लाइट रे जब यहां से निकलेगा तो क्या होगा? पहला रिफ्रैक्शन कौन सा होगा देखो तो। हवा और मीडियम। ग्लास कहना गलत रहेगा, वो मीडियम है वो। और फिर अगला हो जाएगा मीडियम और एयर। हाँ, एक चीज ना, छोटी सी बात पहले आपको समझा देते हैं, रुक जाओ, एक छोटा सा बात समझ लो पहले। ये बात ना पहले हम बताए नहीं थे, अब थोड़ा पहले बता ही देते हैं। देखो, आगे बताएंगे लेकिन अभी बता देते हैं। कहता है ना, जैसे तुम लोग आंसर लाने लगते हो ना, तो हम भी जोश में आ जाते हैं। तब लगता है नहीं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दे। देख जरा, रिजल्ट बना रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे देखो, मान लो लाइट ऐसे आया, ये म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये म्यू 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये म्यू 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये म्यू 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये म्यू 6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए लाइट ऐसे आया,
तो आप यहाँ पे डाल दिए नॉर्मल। तो चूंकि अब एग्जैक्टली हमको पता है नहीं कि इसमें कौन रेयर है कौन डेंसर है, हमें कुछ नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो हम कैसे काम करेंगे देखिए। तो मैंने मान लिया है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे जो इधर जाने वाला था वो कुछ इधर चला गया, मतलब मैंने मान लिया कि ये डेंसर है। वैसे कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम मान लिए कि लाइट रे इधर चला गया। फिर मैंने मान लिया कि लाइट रे इधर आ गया। तब मान लिए कि लाइट रे कुछ इधर चला गया। फिर लाइट रे कुछ चल गया होगा, मान लेते हैं इधर निकल गया होगा। ठीक है। अब नेमिंग कर रहे थे, ध्यान से नेमिंग पे ध्यान देना। मैंने इस एंगल का नाम किया है थीटा 1, इस एंगल का नाम रख दिए थीटा 2। तो समझ में आ रहा है कि ये एंगल भी थीटा 2 होगा, क्योंकि और इस एंगल का नाम कर दिए हैं थीटा 3। तो समझ में आ रहा है कि ये भी थीटा 3 होगा। ये एंगल थीटा 4, तो ये एंगल भी थीटा 4। ये एंगल थीटा 5, तो ये एंगल भी थीटा 5। और जो बाहर निकल के चला गया तो कहते हैं थीटा 6। इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल। और इसको कहते हैं फाइनल इमर्जेंट एंगल। ध्यान से सुनिएगा। तो एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ भी हो रहा है, फिर वहां भी हो रहा है, और जहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे स्नेल्स लॉ हम लगा सकते हैं। तो आइए स्नेल्स लॉ डालते हैं एक एक करके। तो पहले इन दोनों के बीच में, जब μ1 μ2 के बीच में स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम ये लिख पाएंगे कि μ1 साइन थीटा 1 इज μ2 साइन थीटा 2। ठीक वैसे ही जब इन दोनों के बीच में स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम ये लिख पाएंगे कि μ2 साइन थीटा 2 इज μ3 साइन थीटा 3। वैसे ही इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो लिखेंगे μ3 साइन थीटा 3 इज μ4 साइन थीटा 4। वैसे फिर इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो लिखा जाएगा μ4 साइन थीटा 4 इज μ5 साइन थीटा 5। और लास्ट जब लगाओगे स्नेल्स लॉ तो लिखेंगे μ5 साइन थीटा 5 इज μ6 साइन थीटा 6। मतलब ये इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर, मतलब सब एक तरह से आपस में बराबर हो गए। तो हम लिख देते हैं उसी बात को, यानी μ1 साइन थीटा 1 इज μ2 साइन थीटा 2 इज μ3 साइन थीटा 3 इज μ4 साइन थीटा 4 इज μ5 साइन थीटा 5 इज μ6 साइन थीटा 6। बच्चा बोला सर एक बात बताओ, ये इक्वेशन लिखने का फायदा क्या है, क्यों लिख रहे हो इतना बड़ा इक्वेशन? तो पहला बात, इक्वेशन इसलिए लिख रहे हैं कि कभी हो सकता है कि आपको यहाँ का डेटा दिया हो, यहाँ का थीटा दिया हो, यहाँ का म्यू दिया हो, और आपको इस वाले मीडियम का म्यू दिया हो और थीटा पूछ ले, तो आप डायरेक्ट स्नेल्स लॉ यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हो, क्योंकि ये और ये भी तो आपस में इक्वल है। बोलो। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस मीडियम का डेटा दिया है और जिस मीडियम का निकालना है उनके बीच में स्नेल्स लॉ लगाया जा सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इसमें एक कंडीशन होता है जो अभी आप नहीं जानते हो, तो अभी माथा बच्ची मत करो, अभी मान लो लगा सकते हैं। वैसे आगे चल के हम बताएंगे कि एक कंडीशन होता है जहां नहीं लगता है, वो आगे हम बताएंगे। दूसरा बात एक और ध्यान से सुनो। अगर हम चाहते हैं कि इस मीडियम में और इस मीडियम में लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो कंडीशन क्या होगा, देखो तो। फॉर द लाइट रेज टू बी पैरेलल इन मीडियम 2 and 4,
फॉर लाइट रेस टू बी पैरेलल इन मीडियम 2 and 4, बताओ क्या होगा, क्या कंडीशन होगा? थीटा 2 और थीटा 4 में क्या रिलेशन बनेगा, देखिए ध्यान से। मीडियम 2 और 4 में लाइट रे को अगर पैरेलल होना है तो बताओ कंडीशन क्या होगा? फॉर द लाइट रेस टू बी पैरेलल इन मीडियम 2 and 4, तो समझ में आ रहा है कि अगर 2 और 4 में लाइट रेस को पैरेलल होना है तो दोनों का एंगल सेम होगा। अगर हम इन दोनों को आपस में रिलेट करें, जरा ध्यान से देखिएगा, ये और ये भी तो आपस में इक्वल है, और आप कह रहे हो कि पैरेलल होने के लिए ये और ये बराबर होंगे, इसका मतलब समझ में आया क्या? तो बोलो। मतलब ये है कि अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और सरफेसेस एकदम प्लेन है, कर्व्ड नहीं होने चाहिए, कर्व्ड होंगे तो फिर अलग कहानी हो जाता है। अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और सरफेसेस एकदम प्लेन है तो उन दोनों मीडियम में लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे बोलो, क्लियर हो गया ये बात? सरफेसेस अगर प्लेन है तो कोई भी दो मीडियम जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है उन दोनों मीडियम में लाइट रेज एक दूसरे के ठीक पैरेलल होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो आगे आपको काम आएगा। चलो अब इस बात को समझने के लिए इसका एप्लीकेशन करते हैं दोबारा। ध्यान से देखो तो, क्या पिछला वाला कंडीशन सब सेटिस्फाई हो रहा है? यहाँ पे देखो तो, इधर हवा, इधर हवा, सरफेसेस एकदम प्लेन, इसका मतलब इस मीडियम में और इस मीडियम में लाइट रे एकदम एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल कैसे बनेगा वो बना के दिखाते हैं आपको एक बार। जैसे मान लो लाइट रे ऐसे फॉल किया, ठीक है? बताओ मुझे, लाइट रे अभी ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, क्या होगा जल्दी बोलो? लाइट रे अभी ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्या हो जाएगा जल्दी बोल? तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा, चलो मोड़ देते हैं, मोड़ दिए, देख लो ऐसे मोड़ दिए, देखो ऐसे मोड़ दिए। और समझ में आ रहा है कि भैया इन दोनों मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट रेज एक दूसरे के एकदम पैरेलल होनी है, तो पैरेलल बना दो, बन गया। मतलब इधर कोई आदमी अगर बड़ा सा, इतना बड़ा आंख तो हो नहीं सकता है, मतलब समझ में आ रहा है कि आई और आर बहुत छोटे होने वाले हैं, तो इधर के आदमी को लगेगा कि रियलिटी में ये लाइट बेसिकली यहां से आ रहा है। देख तो जरा, फील आ रहा है क्या? एरो मार्क कर देते हैं, ऐसे लाइट आया, ऐसे गया, ऐसे निकल गया, पीछे एक्सटेंड किए तो लगता है कि लाइट यहां से आया होगा। मतलब इधर अगर कोई ऑब्जर्वर, समझ रहे हो ना, इतना बड़ा आंख नहीं बना सकते हम, छोटा सा बना रहे हैं, समझ जाना। इधर से कोई अगर देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि इस पूरी कहानी के बाद लाइट रे यहां से आ रहा है।
तो अपना लोग ये डेरिवेशन करने वाले हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो शिफ्ट कर गया है ना इमेज आगे की तरफ, हम उस शिफ्ट को निकालना चाहते हैं, कहते हैं शिफ्ट। नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये डेरिवेशन आप खुद करके देखो, आप कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, करके दिखाओ तो मुझे। भले ही ये डेरिवेशन है लेकिन आपके लिए न्यूमेरिकल है। आप मुझे प्रूव करके दिखाओ ये शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी। आप कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ट्राई करो अच्छे से एकदम। तुम अच्छे से मुझे शिफ्ट का फॉर्मूला बता दो। आपके लिए सही मायने में क्या है, पहले हवा मीडियम रिफ्रैक्शन है, फिर मीडियम हवा रिफ्रैक्शन है, 2 बार करा दो, अपना आंसर निकाल लो। करके दिखाओ मुझे अच्छे से। शिफ्ट की वैल्यू जो भी आ रही है मुझे पिक्चर लेके भेज देना, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने में टाइम लग जाएगा। लाइट रे जो अपने ओरिजिनल जगह से आगे शिफ्टेड दिखाई पड़ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, आंसर टी और म्यू के टर्म में आएगा। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। बच्चे का तो आंसर आया है, आस्था का आ गया, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, यही आएगा। टी टाइम्स ऑफ 1 - 1/μ।
यहाँ पे म्यू आर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू म्यू है। जल्दी, बस 3 बच्चों का डेरिवेशन हुआ, 4 का। चलो मैं करा ही देता हूँ आपको एक। देखो, तो समझ में आ रहा है कि लाइट रे जा रहा है रेयरर से डेंसर, तो समझ में आता है कि पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनना है वो बनना है यहाँ पे। लाइन को पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ इमेज बनता हुआ दिखेगा ऐसे। और ये भी समझ में आ रहा है कि पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनता हुआ दिखेगा उसका ये वाला डिस्टेंस जो आएगा, ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाना है x मल्टीप्लाइड बाई म्यू, यानी ये हमारा हो गया म्यू एक्स। जब ये वाला रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट को यहाँ पे लग रहा होगा कि लाइट बेसिकली यहाँ से आ रहा है और लाइट जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो इस बार जो यहाँ से अपरेंट डेप्थ आएगा वो आएगा म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू, यानी एक्स प्लस टी बाई म्यू। यानी फाइनल इमेज अपने को इधर कहीं पे बनता हुआ दिख रहा है और ये डिस्टेंस आप कह रहे हो कि ये वाला है ना। अपने को निकालना है ये वाला। तो ये पूरा डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है एक्स, देखिए ना। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस पूरा अपना ये वाला है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा टी बाई म्यू प्लस एक्स माइनस टी। तो ये अगर निकालना है तो इतने में मतलब x में इसको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो x माइनस जैसे ही ये करोगे तो समझ में आ रहा है कि आंसर आ जाएगा t माइनस टी बाई म्यू। शिफ्ट की वैल्यू इतनी आ गई, यानी t टाइम्स ऑफ 1 - 1 बाई म्यू। अब बच्चे कहते क्यों पढ़ा रहे हो आप ये सब फालतू का, क्या एप्लीकेशन है? तो बड़ा खतरनाक एप्लीकेशन होता है इसका, देखना अभी रुक जाओ। एक डेरिवेशन और करा देते उसके बाद समझाएंगे कि कैसे एप्लीकेशन होगा। बहुत एप्लीकेशन होगा इसका। मान लो ये एक स्लैब है, अब एक लाइट रे कसम खाए बैठा था कि भाई हम तो जाएंगे ऐसे। लाइट रे आ रहा था ऐसे, जो कि मिलने वाला था यहाँ पे, ठीक है। लाइट रे आ रहा था ऐसे और मिलने वाला था वहां पे। थिकनेस इसका अभी भी वही टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी म्यू है और इधर भी हवा है, इधर भी अभी भी हवा ही है। अब क्या होगा देख तो, और जो रे डायग्राम बनाते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया नॉर्मल। बताओ, लाइट रे आ रहा है हवा से मीडियम में तो क्या होगा? लाइट रे आ रहा है हवा से मीडियम में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा तो मैंने बना दिया कुछ ऐसा, देखो ऐसा। जाहिर सी बात है आप बोलोगे ठीक है आप फिर से एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब बताओ, लाइट रे आ रहा है डेंसर से रेयरर, अब क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, समझ रहे हो क्या? तो दूर तो भागेगा ही भागेगा, लेकिन इन दोनों मीडियम में लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी।
और पैरेलल होने के चक्कर में रे डायग्राम अगर बनाओगे तो समझ में आ रहा है कि रे डायग्राम ऐसा बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या? पहले जो शिफ्ट उधर हो रहा था अब शिफ्ट दूर हो रहा है। लेकिन मजेदार बात यही है कि आंसर अभी भी वही आता है। आप करके देखना चाहो तो देख भी लेना। जो शिफ्ट आता है वो अभी भी आता है वही, टी टाइम्स ऑफ 1 - 1/μ। अरे बोलो, क्लियर हुआ क्या बात? जब फॉल किया था तो शिफ्ट हुआ था स्लैब की तरफ, और जब ऐसे आ रहा है तो शिफ्ट आ रहा है स्लैब से दूर। ठीक है ना? अब एक काम करते, रुको एक डेरिवेशन करवा ही देते हैं, उसके बाद आपको हम एक साथ करवाते हैं। नीचे लिखो, इन केस ऑफ मल्टीपल स्लैब्स, जैसे मान लो कि मल्टीपल स्लैब्स है, जैसे ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है, बहुत सारे स्लैब है। क्या होगा? क्या होगा बताओ? लाइट रे आएगा, इस पे फॉल करेगा, शिफ्ट होगा। फिर जब लाइट रे इस पे जाके फॉल करेगा फिर से शिफ्ट होगा, इस पे जाके फॉल करेगा फिर से शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या ये बात? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आपको ऐसा दिखाई पड़े, जैसे मान लो कि इनका थिकनेस आपको दिया है, और आपको इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है, तो मान लो कि लाइट रे ऐसे फॉल कर रहा है, लाइट रे सपोज करो ऐसे फॉल कर रहा है, ऐसे। समझ में आ रहा है कि पहले एक शिफ्ट होगा, मतलब हम क्या कहना समझ में, हम क्या कह रहे हैं, इन चारों को हम ऐसा कह सकते हैं क्या? देखना, ऐसा, फिर हवा, फिर एक स्लैब, फिर एक हवा, फिर स्लैब, फिर हवा, फिर स्लैब। ऐसा कह सकते हैं क्या? देखना, तो होगा ये कि पहली बार जब लाइट रे फॉल करेगा ना तो शिफ्ट ऐसे दिखेगा, इधर कहीं शिफ्ट आ जाएगा। फिर लाइट रे जब फॉल आएगा तो फिर से शिफ्ट आएगा, समझ रहे हो, फिर से शिफ्ट आएगा। यानी जब भी ऐसा अरेंजमेंट दिया हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल शिफ्ट निकालने हैं और सारे शिफ्ट को सिंपली ऐड कर देना है। शिफ्ट कैन बी रिटन एज समेशन पी आई इंटू 1 - μ i, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। कुछ नहीं करना है, मल्टीपल स्लैब के केस में आप क्या करें, हर स्लैब का इंडिविजुअल शिफ्ट निकाल लें और उनको सिंपली ऐड कर दें।
और बोलो क्लियर है क्या ये बात? क्यों किया ऐसा, ये समझ में आ गया ना, देख लो। अब सुनो मेरी बात। अब बच्चे कहते हैं सर इसका एप्लीकेशन क्या होगा, समझाओ ना भाई। इसका एप्लीकेशन बहुत खतरनाक होगा, हम पहले बता रहे हैं। अभी हम आपको बहुत सिंपल एप्लीकेशन करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब इसी का एप्लीकेशन है, करके दिखाते हैं आपको। क्या किया सुनो। आपको दे दिया, मान लो ये 9 सेंटीमीटर का एक स्लैब है, या चलो सेंटीमीटर, और इसका म्यू दे दिया है 3/2। और हमने क्या किया है, यहाँ पे लगा दिए हैं प्लेन मिरर, तो अभी थोड़े दिन पहले पढ़े हैं, कल ही लास्ट। और सपोज कर लेते हैं कि ये लेंथ हमारा कुछ 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, और मान लो उसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ बोला, बताओ जी, जितना रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, उसके बाद फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। अब कोई कहता है कि सर हम ना एकदम बेसिक में जाएंगे। चलो भाई, और बेसिक में जाते हैं। बच्चा बोला सर पहला हम पकड़ेंगे रिफ्रैक्शन, हवा और ग्लास। तो बताओ, हवा ग्लास रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगा? पहले रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगा? दोनों से नहीं, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ बनेगा, पहले ये बताओ। हाँ, म्यू तो दे ही दिए हैं। बोलो। हाँ, 30 पे। समझना, एकदम हम पहले बेसिक से बता रहे हैं, वैसे हम ये मेथड फॉलो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। समझ में आ गया कि भैया पहले रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे कुछ ऐसे मुड़ने वाला है। पहले रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे कुछ ऐसे मुड़ने वाला है, यानी पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है। और आप कह रहे हो ये वाला डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझते जाना। यही ऑप्टिक्स है जो अभी हम बताने वाले, जो ये सीख गया वो ऑप्टिक्स सीख गया। तो पहला इमेज बन गया रिफ्रैक्शन के बाद 30 सेंटीमीटर पे। अब लाइट जब आगे बढ़ा तो फिर से होगा ग्लास और हवा का रिफ्रैक्शन, और इस सरफेस को लगेगा कि लाइट बेसिकली यहां से आ रहा है, यानी इस बार, और लाइट रे जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो समझ में आ रहा है, जो एपरेंट डेप्थ आएगा वो आएगा रियल डेप्थ बाई म्यू, और रियल डेप्थ का काम करेगा 33। यानी यहां से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगा वो बनेगा 33 डिवाइडेड बाई 3/2, यानी 22 सेंटीमीटर पे बनेगा। और 22 सेंटीमीटर का मतलब कुछ इधर हो गया। बोलो, सही है क्या, देखो पहले।
तो बोल। 22 सेंटीमीटर पे बन गया। और लाइट रे अपना ऐसे निकल लिया, पीछे एक्सटेंड किए तो मालूम चला कि इमेज यहाँ पे बन रहा था। अरे ये वाला डिस्टेंस पूरा 22 सेंटीमीटर है। तो जाना, अब जाके लाइट फॉल किया है मिरर के ऊपर, तो मिरर को लगेगा कि लाइट कहां से आ रहा है। मिरर को लगेगा लाइट आ रहा है 27 से। इसका मतलब मिरर जो इमेज बनाएगा वो ऐसे बनाएगा। एक मिनट, एक्सटेंड कर ले। यानी मिरर जो इमेज बनाएगा वो बनाएगा यहां पे। ठीक है, टैब का साइज बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं छोटा मोटा है कुछ। यानी अब जब लाइट जाएगा यहां से मुड़ के ऐसे जाएगा। ठीक है, ये वाला आप कह रहे हो कि कितना आया था, 22 और 5 27 आया था ना, तो 27 सेंटीमीटर तो यही हो गया। अब जब लाइट रे दोबारा जा रहा है और स्लैब को हिट कर रहा है, तो स्लैब को फिर से लगता है कि लाइट यहां से आ रहा है। यानी अब होगा हवा ग्लास रिफ्रैक्शन। तो बताओ हवा ग्लास रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज कहां बनेगा। लाइट रे का हवा ग्लास रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बनेगा बताओ। अरे इसको लगेगा ना कि लाइट रे यहाँ से आ रहा है, तो 27 ये हो गया और 5 ये 32 हो गया, और लाइट रे जा रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो इस बार जो अपरेंट डेप्थ आएगा वो रियल डेप्थ से और ज्यादा होगा। यानी आंसर आना चाहिए 32 × 3/2, यानी कि 16, और ये हो गया 48। यानी कुछ ऐसा रहा होगा। ध्यान से समझते आना, ऑल्दो हम ये इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे नहीं। लाइट रे ऐसे मुड़ गया, तो आपने क्या किया, आप बोले ठीक है इसको पीछे एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करते ही समझ में आया कि लाइट रे कुछ इधर पे बन रहा होगा। और आप कह रहे हो कि ये वाला डिस्टेंस जो मेरा आया है, ये वाला मेरा 48 आ गया है। अब सुनना ध्यान से, लाइट रे फिर से आगे बढ़ा, और लाइट रे का फिर से हो गया ग्लास और हवा रिफ्रैक्शन। और इस वाले मीडियम को लग रहा होगा कि लाइट बेसिकली आ यहां से रहा है, एंड लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो इस बार जो अपरेंट डेप्थ आएगा वो आएगा रियल डेप्थ बाई म्यू। और रियल डेप्थ का काम करेगा कौन, जल्दी बताओ। इस बार रियल डेप्थ का काम कौन करेगा। हाँ, 48 + 3 मतलब 51 हो गया। तो अगर रियल डेप्थ 51 है, और ये 3/2 का, और ये हवा का है, यानी कि और लाइट रे जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, यानी इस बार जो अपरेंट डेप्थ होगा वो होगा 51/3/2। तो बोल। यानी 34 सेंटीमीटर आ गया। क्या फर्दर कोई रिफ्लेक्शन हो, फर्दर कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा क्या। अब लाइट निकल चुका है ऐसे, तो अब तो फर्दर कुछ है ही नहीं, तो फर्दर कुछ नहीं होगा, तो आप बोलोगे
फाइनल इमेज अपने को यहां से कितना दूर दिखाई पड़ा? नहीं, 51 कहां से आया? 34 आया ना। अब ये एकदम ऑप्टिक्स का जान है, समझो। एक के रिफ्रैक्शन से इमेज बना, दूसरे के लिए फिर से ऑब्जेक्ट, फिर वही कहानी चलता रहेगा। ऑल्दो इतनी बार आता नहीं है, फिर भी मैंने जान के एक बार आपको करवाया है। अरे भाई, ये डिस्टेंस अभी निकाले थे, ये 22 आया था और ये वाला 5 आया था, 27। मिरर को लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, मिरर की कहानी बढ़ा चुके हैं, तो इमेज बना यहाँ से 27 सेंटीमीटर दूर। फिर रिफ्लेक्ट होकर लाइट जब गया होगा और स्लैब को, तो स्लैब को लगता है कि लाइट रे बेसिकली यहाँ से आ रहा है, और लाइट रे ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो ये 27 और ये वाला मेरा 5, यानी 32 हो गया। और चूंकि लाइट रे जा रहा है रेरे टू डेंसर, तो एपरेंट डेप्थ होगा रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई म्यू, तो ये कर दिए, ये 48 आ गया। यानी पहले रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बना 48 पे यहाँ पे। वो लाइट जब आगे बढ़ा तो फिर से उसका रिफ्रैक्शन होता है ग्लास और हवा। लाइट रे जा रहा है डेंसर से रेयर, तो इस बार जो अपरेंट डेप्थ हमने कर दिया है वो रियल डेप्थ बाई म्यू, और रियल डेप्थ का काम ये पूरा करेगा। 48 था और उसमें क्या किए हम लोग, 3 और ऐड कर दिए, तो 51 हो गया। 51 डिवाइड बाई 3/2 कर दिए, यानी फाइनल इमेज जो बनेगा वो यहां से बनेगा। अब सुनो, अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। ये तो बहुत ये एकदम प्योर बेसिक है, इसमें हर स्टेप मैंने बेसिक से किया है। अब हम थोड़ा ट्रिक लगाते हैं इसमें। तो डेटा मुझे एक बार देख लेने दो क्या था, और 3/2 3। अब इसी प्रॉब्लम को हम आपको एक अलग तरीके से बताते हैं, देखो। ये वाला अपना 3 सेंटीमीटर, ये वाला अपना 3 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो रखा था यहां से कितना दूरी था इसका, ये डिस्टेंस कितना था एक बार देख तो। 20 था। अब सुनो मेरी बात, पिछले बार मैंने इसका रिफ्रैक्शन अलग पकड़ा, इसका रिफ्रैक्शन अलग पकड़ा है, और ये मिरर कितना दूर था यहां से? अब देखो, वही आंसर हम कितनी आसानी से लाएंगे, ध्यान से देख। पिछली बार मैंने इसका रिफ्रैक्शन अलग पकड़ा, इसका रिफ्रैक्शन अलग पकड़ा, लेकिन तुम कह सकते हो सर आज ही तो आप बताए थे, जब दोनों से रिफ्रैक्शन पकड़ते हैं तो रे डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, देखना जरा ध्यान से मेरा। यानी इसको लगेगा कि लाइट रे यहां से आ रहा है इन दोनों के रिफ्रैक्शन के बाद, और हमने आज ही डिराइव किया है कि ये शिफ्ट होता है। बोलो। मुझे एक बात बताओ, क्या ये शिफ्ट का फॉर्मूला निकाल सकते हो आप? कितना आएगा बोल? शिफ्ट का फॉर्मूला बताओ जरा। नहीं, शिफ्ट शिफ्ट। अरे शिफ्ट का फॉर्मूला तो ये आया था, टी टाइम्स ऑफ 1 - 1/μ। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 1 - 3/2, यानी कि आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। आ गया क्या? अरे एक ही तो आ रहा है, देखो। अब सुनो, ये वाला अगर 1 सेंटीमीटर है, तो अब उसमें ये भी और ये भी कंसिडर हो चुका है। पिछली बार मैंने इसको 2 प्रोसेस करके आंसर लाए थे, ऐसे में हमारा एक बार में आंसर आ गया। यानी अब मेरे इस मिरर को क्या लगेगा, लाइट कहां से आ रहा है, कितने दूरी से आ रहा है बताओ।
नहीं, मिरर से उसका डिस्टेंस। यानी मिरर को अब लगेगा कि भैया ऑब्जेक्ट यहाँ है 27 पे, तो वो इमेज बनाएगा 27 पे। चलो बनाते हैं, आ जाओ। बना दिए 27 पे, ध्यान से सुनना। लेकिन जब ये लाइट जाएगा फिर दोबारा उसके ऊपर फॉल कर जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि लाइट ऐसे आया, समझ में आ रहा है कि लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, मतलब ऐसा मुड़ेगा, तो ऐसे निकल जाएगा, तो शिफ्ट आएगा इधर। तो मुझे एक बात बताओ, इस बार जो शिफ्ट आएगा जाते वक्त, वो शिफ्ट इधर होगा या उधर होगा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट होगा। अब ध्यान से सुनना, ये वाला 27, ये वाला 5, 32, 32 और 3 ना, 35। यानी इमेज बनना था यहां से 35 पे। सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। यहां से रिफ्रैक्शन के बाद वो शिफ्ट करेगा। कितना शिफ्ट करेगा आगे वैसे? अब हम दोनों अलग अलग नहीं, इसको और इसको एक साथ पकड़ के लिख रहे हैं, तो बोलो कितना शिफ्ट होगा? अरे शिफ्ट तो अभी भी वही आएगा, टी टाइम्स ऑफ 1 - 1/u। यही डायग्राम तो उधर भी बन रहा है। तो बोल, यानी शिफ्ट आएगा 1 सेंटीमीटर का, मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर इधर इमेज बनेगा, तो यहां से डिस्टेंस कितना रह गया? क्या पिछले बार भी आंसर यही आया था? कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको एक एक सरफेस का रिफ्रैक्शन पकड़ना है तो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला काम करें। अगर दोनों को मिला जुला के रिफ्रैक्शन पकड़ना है तो शिफ्ट वाला फॉर्मूला काम करें। मेरी बात समझ में आया क्या? एक एक सरफेस के साथ काम करना है तो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला काम करें, और दोनों सरफेस को मिला जुला के देखना है तो शिफ्ट वाला फॉर्मूला काम कर ले। चलो अब हम तो छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं, आओ देखते हैं। अरे यही ऑप्टिक्स है, जो ये समझ गया ना उसके बाद कुछ नहीं है ऑप्टिक्स में। लगे रहना है खाली, जो बोलता है करते रहो तुम, माथापच्ची ना करो। अब मैंने क्या किया है, स्लैब के एक सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया है। म्यू इसका 3/2 ले लो, और इसको 10 सेंटीमीटर मान लो। और ऑब्जेक्ट अपना यहाँ रखा है, और ये डिस्टेंस अपना हो जाएगा, तो ले लो आप 8 सेंटीमीटर। मुझे अच्छे से रे डायग्राम बना के फाइनल इमेज जहां बनेगा बताओ। एकदम बढ़िया से रे डायग्राम बना के इंडिविजुअल प्रोसेस करा के। वैसे एक बात बताओ, यहाँ पे दो स्लैब वाला फॉर्मूला काम करेगा नहीं करेगा, दो सरफेस वाला?
यहाँ पे शिफ्ट वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, पहले ये बताओ। यहाँ पे इंडिविजुअल वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा या शिफ्ट वाला फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, इंडिविजुअल या शिफ्ट या दोनों? शिफ्ट वाला काम करेगा या नहीं करेगा? बताओ, शिफ्ट वाला फॉर्मूला काम करेगा या नहीं करेगा? अरे शिफ्ट वाला फॉर्मूला तब काम करता है जब दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ तो एक सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, दूसरे तो रिफ्लेक्शन होगा। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? शिफ्ट वाला फॉर्मूला तब काम करता है जब दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन हो। यहाँ तो एक से रिफ्रैक्शन हो रहा है, दूसरे से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मेरी बात समझ पाए क्या? कर्नाटो। आवाज ही नहीं आ। चलो अब मुझे इसका आंसर करके दिखाओ, मुझे नहीं मालूम, बढ़िया से रे डायग्राम बना के एकदम एकदम बढ़िया आंसर लाओ। जल्दी से बताओ। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों का। फटाफट फाइंड करो। एक एक स्टेप करके उसका रे डायग्राम बना के एकदम अच्छे से बना के दिखाओ, मन खुश जैसे हो जाए। एकदम रे डायग्राम बना के चीजों को मार्क करके पिक्चर लेके भेजो। साल का है। पहला स्टेप तो सही है, दूसरा स्टेप भी सही है। हाँ, तीसरा स्टेप भी सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन कुणाल जी, ये इमेज, ये डिस्टेंस कहाँ से आया है उसको तो लिखिए। नहीं, उसको नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? उसको लिखिए। ये बताइए कि आपने ये डिस्टेंस कहाँ से लिखा है। सिल्वर्ड फेस से ये डिस्टेंस है या बिना सिल्वर्ड फेस से? लेफ्ट में है कि राइट में है, सब बताओ।
हाँ, प्लेन सरफेस से ये दूरी है। बाकी भी बताइए फटाफट। दो बच्चों का ये आंसर आया अभी तक। सबसे होना चाहिए था ये। एकदम अच्छे से रे डायग्राम जरूर बनाया। रे डायग्राम ऑप्टिक्स का जान है, जो ये समझा खेल खत्म उसका। अभी चूंकि बेसिक बातें हैं इसलिए आपको समय लग रहा है। आप देखोगे जैसे ही हम शुरू करेंगे मिरर एकदम कहानी दौड़ेगा उसके बाद। यही सब बातें मिरर में भी यूज होंगी, लेंस में भी यूज होंगी। पर अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रहमान, डायग्राम वगैरह बना के भेज। तो आस्था जी 64/3 वाला है वो कहाँ है? वो तो दिखा मुझे इमेज, कहाँ डायग्राम में दिख रहा है? वो तो नहीं दिख रहा है। दो दिख रहा है, दो इमेज दिख रहा है, इंटरमीडिएट वाला। फाइनल वाला तो दिख ही नहीं रहा है। जल्दी जल्दी बना लो। अरे जल्दी बनाओ।